Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with cost of capital. अभी तक कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो टॉपिक हमने कवर किए. टॉपिक वन, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें वी हैव डिस्कस्ड कॉस्ट ऑफ irredeemable debentures and cost of redeemable debentures. Then topic 2 में cost of term loan. Right. एक बार क्विकली रिकैप करते सारे फॉर्मूलाज को बिफोर वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक. राइट. कॉस्ट ऑफ irredeemable डिबेंचर्स. पहले कॉस्ट ऑफ irredeemable डिबेंचर्स क्या होता है? केडी इज इक्वल टू आई इंटू वन माइनस टी बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100. आई इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट अमाउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. ठीक है. टी इज रेट ऑफ टैक्स इन डेसिमल. नेट प्रोसीड्स इज इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट. ठीक है. अच्छा, इश्यू प्राइस की जगह अपने और क्या यूज कर सकते हैं? वेरी गुड, करेंट मार्केट प्राइस. करंट मार्केट प्राइस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इश्यू प्राइस. ये क्वेश्चन में होता है ऐसा एडजस्टमेंट होता है जहां पर अपने को इश्यू प्राइस नहीं दिया हुआ है बट करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, तो अपने को इश्यू प्राइस के जगह करंट मार्केट प्राइस को यूज करके नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करना है. ओके. तो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स इज इक्वल टू I into 1 minus T by net proceeds into 100. Cost of redeemable debentures, KD is equal to I into 1 minus T plus RV minus NP by N, the whole divided by RV plus NP by 2 into 100. ठीक है. Then cost of term loan KTL is equal to I into 1 minus T. What is I? Rate of interest. T is rate of tax in decimal. ठीक है. Okay. Now the next topic. Topic 3. Cost of preference share capital. डिनोट कैसे करेंगे? केपी से. फोन साइलेंट कर लो. 5 मिनट का डिस्कशन है. ठीक है. 5 मिनट का डिस्कशन है. जैसे डिबेंचर्स के केस में इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या? रिडीम नहीं करना है कंपनी को. द कंपनी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे बैक द कैपिटल अमाउंट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स. ऐसा कुछ नहीं है. समझ में आया ना? राइट. यानी प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इश्यूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. हाँ, जब कंपनी लिक्विडेट करेगा, डिसॉल्व करेगा, तब तो कंपनी विल हैव टू रीपे बैक द कैपिटल अमाउंट. बट बिफोर दैट कंपनी डज नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन टू रीपे बैक द कैपिटल अमाउंट. यानी इधर में प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट इश्यूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में दे आर इश्यूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, से 5 years. तो 5 years के बाद द कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे बैक
द कैपिटल अमाउंट टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, राइट। डिस्कस करें, ध्यान से सुनना। हाँ, जैसे डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न में कंपनी क्या पे करता है हर साल? इंटरेस्ट। ठीक है, नाउ टेल मी, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इन रिटर्न कंपनी क्या पे करता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड में क्या फर्क है? मैं आपको बताता हूं। मेरे को बताओ, इन दोनों में से, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड में से कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है? एक्सपेंस कौन सा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, is not expense, it is distribution of profit. Okay, interest is expense। एक्सपेंस को अपने क्या करते हैं? इनकम से माइनस करते हैं। टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है, टैक्स कम लगता है, तो टैक्स सेविंग्स होता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सपेंस है, तो इस वजह से इंटरेस्ट की वजह से टैक्स सेविंग्स होता है। टैक्स सेविंग्स का इफेक्ट अपने कैसे डालते हैं? इंटरेस्ट को 1 - t से मल्टीप्लाई करके। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस होने के नाते उसके वजह से टैक्स सेविंग्स होता है। तो टैक्स सेविंग्स का इफेक्ट अपने कैसे डालते हैं? इंटरेस्ट को 1 - t से मल्टीप्लाई करते हैं। ये समझ में आया? ये समझाया हुआ है। सो इंटरेस्ट को 1 - t से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंस है? नहीं। तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, तो क्या प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से कंपनी को कोई भी टैक्स सेविंग्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंस नहीं है, प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से कंपनी को कोई टैक्स सेविंग्स नहीं होगा। अब क्योंकि कंपनी को कोई टैक्स सेविंग्स नहीं हो रहे, तो अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 - t से मल्टीप्लाई करे या नहीं करे? नहीं करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 - t से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे केशव? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से कोई टैक्स सेविंग्स नहीं हो रहा। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट के वजह से टैक्स सेविंग्स होता है। तो इंटरेस्ट के अमाउंट को अपने 1 - t से मल्टीप्लाई करते हैं फॉर टैक्स फॉर द टैक्स सेविंग्स ड्यू टू इंटरेस्ट। बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट एक्सपेंस, प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कोई टैक्स सेविंग्स नहीं होता है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 - t से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सोनो, प्रेफरेंस शेयर्स को भी कंपनी इशू करता है, इशू एट पार प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने का फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी नेट प्रोसीड्स नेट प्रोसीड्स इज कैलकुलेटेड एज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी नेट प्रोसीड्स इज कैलकुलेटेड एज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, हु कैन टेल मी, ये पूरा डिस्कशन जो भी हुआ है, हु कैन टेल मी बेस्ड ऑन दैट, सबका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहली बार हो रहा है? पहले किया हुआ है? स्वागत हो? नहीं।
ओके, राइट। नाउ टेल मी, ये पूरे डिस्कशन पर बेस्ड मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो कि कॉस्ट ऑफ इर इर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का केपी 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 कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट बाय व्हाट इनटू 100? शुरू में गलत बोल दिया। ऊपर में क्या? केपी क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला चाहिए? अभी जो भी डिस्कशन हुआ है उसको कंसिडर करते हुए आंसर करो। मैंने क्या क्या डिस्कशन किया क्विकली रिकैप करवाता हूँ। जैसे डिबेंचर्स में इरिडीमेबल रिडीमेबल डिबेंचर्स होता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स के केस में इरिडीमेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। नेक्स्ट, डिबेंचर्स डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी रिटर्न में इंटरेस्ट देता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड देता है। इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंस है, जिसके वजह से टैक्स सेविंग्स होता है। तो टैक्स सेविंग्स का इफेक्ट अपने कैसे डालते हैं? इंटरेस्ट के अमाउंट को 1 - t से मल्टीप्लाई करके। प्रेफरेंस डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, कंपनी का एक्सपेंस नहीं है। तो इस वजह से प्रेफरेंस डिविडेंड के वजह से कंपनी को कोई टैक्स सेविंग्स नहीं होता। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 - t से मल्टीप्लाई नहीं करते। प्रेफरेंस शेयर्स को भी कंपनी इशू करता है, इशू एट पार प्रीमियम कर सकता है, तो इशू प्राइस होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह, तो उसका फ्लोटेशन कॉस्ट होता है। यानी प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट होता है? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, अब मेरा क्वेश्चन रिकैप हो गया। अब मेरा क्वेश्चन क्या था? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स केपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉट बाय वॉट इनटू 100? बस, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स कैसे कैलकुलेट किए थे केशव? आई इंटू 1 - t बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। यानी फॉर्मूला में आपने क्या चेंज किया? आई इंटू 1 - t के प्लेस में प्रेफरेंस डिविडेंड को पुट कर दिया। समझ में आ रहा है ना? आई इंटू 1 - t के जगह में अपने प्रेफरेंस डिविडेंड को पुट कर दिया। समझ में आया? राइट। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स है जिसको रिडीम किया जाता है। यानी redeemable preference shares are issued for a specific period of time, जिसके बाद कंपनी हैज एन ऑब्लिगेशन टू रिडीम, मींस टू रीपे बैक द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडेम्पशन वैल्यू होता है, आरवी होता है। ठीक है, अब मेरे को बताओ, रिडीमेबल, यू टेल मी तोशु, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का केपी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, इशूड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, नंबर ऑफ इयर्स, तो एन इज नंबर ऑफ इयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में भी एन होता है, तो आरवी माइनस एनपी बाय एन द होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी बाय 2 इन 200।
यानी इसमें भी अपने क्या चेंज किए, I/1 - T के जगह प्रेफरेंस डिविडेंड को पुट कर दिए, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर? यही डिस्कशन था। यानी कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। नेट प्रोसीड्स इज इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। कई बार क्वेश्चन में इशू प्राइस नहीं दिया हुआ रहता है, तो क्या दिया हुआ रहेगा, करेंट मार्केट प्राइस। तो करेंट मार्केट प्राइस को अपने यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ इशू प्राइस। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के केस में केपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी बाय एन, the whole divided by RV plus NP by 2 into 100. RV is redemption value. N is the number of years for which the preference shares are issued. Okay, clear? फटाफट पासिंग द फॉर्मूला करेंगे, हाँ। राइट, विल स्टार्ट विथ योगेश, ऐसे करके। ठीक है, राइट, स्टार्ट। irredeemable preference shares KP is equal to, next, by into 100. Redeemable preference shares KP is equal to plus the whole divided by into। ठीक है, क्या डिफरेंस है फॉर्मूला में, रिडीमेबल रिडीमेबल, रुक जाओ, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में क्या डिफरेंस है फॉर्मूला में, केपी केडी में किसको किससे रिप्लेस किया गया? नहीं, बस अपने डिबेंचर्स के केस में फॉर्मूला में I/1 - T लेते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के केस में I/1 - T के जगह प्रेफरेंस डिविडेंड। करेक्ट। ठीक है, चलो फॉर्मूला को लिखते हैं और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम में प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट लिखा हुआ रहता है, ये पता है ना? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम में प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट होता है। तो अपने जो प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है, उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, फेस वैल्यू। करेक्ट। यानी इंटरेस्ट के तरह प्रेफरेंस डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। लिखो।
जैसे मैं लिख रहा हूँ ना वैसे लिखना है, इश्यू प्राइस के नीचे नोट लिखना है। बताओ नोट में क्या लिखा हूं मैं इश्यू प्राइस के नीचे? क्या चीज का नोट होगा? करेक्ट, वेरी गुड। देखो समटाइम्स करेंट मार्केट प्राइस is used sometimes current market price is used in place of issue price. Cost of redeemable preference shares. KP is equal to preference dividend plus RV minus NP by N. The whole divided by RV plus NP by 2 into 100, where RV is equal to redemption value, N is equal to number of years कॉपी हो गया। अब एग्जाम्पल, ABC लिमिटेड issued 13% preference shares of rupees 40,000 at a premium of 7%, flotation cost is 12% of issue price. Such preference shares will be redeemed after 8 years at a premium of 25%,
tax rate is equal to 30%. कैलकुलेट केपी, करो कैलकुलेट। एबीसी लिमिटेड इशू 13% प्रेफरेंस शेयर्स, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट क्या है? 13% ऑफ ₹40,000, यानी फेस वैल्यू इन टोटल ₹40,000 है। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 7%, यानी 7% प्रीमियम में इशू है, तो इशू प्राइस निकाल जाएगा 40,000 प्लस 7% ऑफ 40,000। फ्लोटेशन कॉस्ट इज 12% ऑफ इशू प्राइस, जो इशू प्राइस आएगा उसका 12% फ्लोटेशन कॉस्ट है। सच प्रेफरेंस शेयर्स विल बी रिडीम्ड आफ्टर 8 years, यानी प्रेफरेंस शेयर्स आर इशूड फॉर 8 years, तो n इज इक्वल टू 8। विल बी रिडीम्ड आफ्टर 8 years एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, यानी 25% प्रीमियम में रिडीम होगा, तो रिडेम्पशन वैल्यू विल बी 40,000 प्लस 25% ऑफ 40,000, रिडेम्पशन वैल्यू निकल जाएगा। टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%, कैलकुलेट कीपी। अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा इंफॉर्मेशन इरेलेवेंट है, यूज नहीं होगा? टैक्स रेट। हम्म।
डन। सबका हो गया ना? ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑल्सो डन। ठीक है। नेक्स्ट, next we are moving to a new topic, that is cost of equity share capital। कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोलते हैं। कैसे डिनोट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को? केई से डिनोट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी केई डिस्कस कर रहे हैं इज बेसिकली व्हाट, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी सुनकर आपके दिमाग में क्या चीज आ रहा है? बोलो। इक्विटी डिविडेंड रेट। इक्विटी डिविडेंड रेट, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज बेसिकली व्हाट? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज cost of preference shares is preference dividend rate. Likewise, cost of equity is basically is equity dividend rate। ये बेसिक है ना, राइट? सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, तो वो है इक्विटी डिविडेंड रेट। कैलकुलेट कैसे करते हैं वही डिस्कस करना है अपने को। ठीक है। फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले एक चीज मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस व्हाट? कॉस्ट बाय कैपिटल इनटू 100। जो कैपिटल कंपनी रेस कर रहे हैं उस पर जो हर साल कंपनी देता है, जैसे डिबेंचर्स इशू किया तो इंटरेस्ट देता है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया तो प्रेफरेंस डिविडेंड देता है, इक्विटी शेयर्स इशू किया तो इक्विटी डिविडेंड देता है। तो ये सब कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट ऑफ दैट कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? द प्रोसीड्स which the company has raised through that source of finance invested in the business। तो कॉस्ट बाय कैपिटल इनटू 100। कौन सा? ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अभी एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल को फॉलो करो, अच्छी से लिख लो, लिख लेना है उसको। ठीक है, लिखना है उसको। एंड एग्जाम्पल के हेल्प से अपने क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला को समझेंगे, राइट? टॉपिक, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आप लोग को मेरे साथ करना है लिखकर। एक्स लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each at a premium of 30%
flotation cost is 10% of issue price. The rate of equity dividend is रेट हटा दो, लिखो इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो। एक्स लिमिटेड इश्यूज इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी 100 फेस वैल्यू है, एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। इश्यू प्राइस निकल जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 10% ऑफ इश्यू प्राइस, इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू ₹15। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाले, क्या होना चाहिए पहला स्टेप, बोलो पहले एक एक करके। हाँ, फर्स्ट स्टेप में नेट प्रोसीड्स निकालें। नेट प्रोसीड्स क्या होता है, इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो उसके लिए इशू प्राइस चाहिए, शेयर्स आर लिखना है, शेयर्स आर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, तो इशू प्राइस विल बी ₹130। तई तो इशू प्राइस विल बी ₹130। फ्लोटेशन कॉस्ट, flotation cost is 10% of issue price, issue price 130 है, 130 का 10% is 13। तो net proceeds is equal to issue price minus flotation cost, 130 minus 13 is equal to ₹117। net proceeds 117 है। तो net proceeds निकल गया। अब बताओ, इक्विटी डिविडेंड दिया हुआ है, तो इक्विटी डिविडेंड को लिख दिया, इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू 50। ये जो नेट प्रोसीड्स है वो भी तो पर शेयर ही है ना, इक्विटी डिविडेंड भी पर शेयर है। ये चीज समझ में आ रहा है। नाउ तोशु टेल मी हाउ टू कंप्यूट केई। जो इंफॉर्मेशन दिया है वो उसको सब, वो सारे इंफॉर्मेशन को हमने कंसिडर कर लिया। अब मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी के का के कैसे कैलकुलेट करना है वो बताओ। हम्म, स्वागतो। इक्विटी, 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 हाँ बोलो बोलो। इक्विटी डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, यही आ रहा है, यही फीलिंग आ रहा है ना, यही फीलिंग आ रहा है, लिखेंगे अपने इसको। तो के इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100।
15/117 इंटू 100 कितना आ रहा है? 12.82। यार है कि ये जो फॉर्मूला है के का, जो आप लोगों ने मेरे को बताया, के इज इक्वल टू इक्विटी डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100, ये वाला फॉर्मूला पिछले जो फॉर्मूला हमने सीखे हैं, क्या उनमें से कोई एक फॉर्मूला से सिमिलर है? किससे सिमिलर है? हाँ, इररिडीमे इर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्मूला से सिमिलर है। जैसे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी कैसे निकालते हैं? प्रेफरेंस डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इन 200। अब इधर में गिवन द इंफॉर्मेशन, हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकाला? इक्विटी डिविडेंड बाय नेट प्रोसीड्स इन 200। सोच कर बताना। एकदम सेम सिक्स, एकदम लास्ट सेमेस्टर जो होता है ना, हाई लेवल का, वैसे बस वो स्टैंडर्ड के क्लासेस अपने को करने हैं, राइट? कि ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अपने को लेकर जाना है क्लासेस। ठीक है, बिकॉज आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टेप आउट एंड फेस द रियल वर्ल्ड। मेरे को बताओ क्यों सिमिलर है? क्या रीजन हो सकता है? करेक्ट। इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर्स भी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स भी शेयर्स है, दोनों शेयर्स है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कभी रिडीम नहीं करना है टिल द कंपनी वाइंड्स अप। सेम इज द केस विथ इक्विटी शेयर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स बाय डिफॉल्ट इरिडीमेबल ही होता ही है। इक्विटी शेयर्स का पैसा कंपनी के पास लाइफ लॉन्ग रहता है। समझ में आया ना? दैट इज वाई द सिमिलैरिटी। ठीक है। अब एक चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है? लिखना नहीं है, सुनना है और डाइजेस्ट करना है। ठीक है। ये जो नेट प्रोसीड्स है, इसको निकाला कैसे? इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। इशू प्राइस की जगह अपने करंट मार्केट प्राइस को भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? करंट मार्केट प्राइस को भी यूज कर सकते हैं। अब कॉस्ट ध्यान से सुनना, अब इसको डाइजेस्ट करना। के ई के फॉर्मूला में नेट प्रोसीड्स को, क्या बोला मैंने? के फॉर्मूला में नेट प्रोसीड्स को कैसे डिनोट करते हैं? P0 से। क्या बोला मैंने? के ई के फॉर्मूला में नेट प्रोसीड्स को कैसे डिनोट करते हैं? P0 से। ये P0 है क्या? जीरो मीन्स जरूरत पॉइंट ऑफ टाइम, यानी आज के डेट का। P मीन्स प्राइस। P मीन्स प्राइस। P0, जीरो मीन्स जरूरत पॉइंट ऑफ टाइम यानी आज के डेट का। P स्टैंड्स फॉर प्राइस यानी आज के डेट का प्राइस। तो के फॉर्मूला में, फॉर्मूला यही है जो आप लोगों ने कहा, बट नेट प्रोसीड्स को कैसे डिनोट करेंगे? P0 से।
नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं? इशू प्राइस, इशू प्राइस के जगह करंट मार्केट प्राइस भी ले सकते हैं, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। नेट प्रोसीड्स निकाला, नेट प्रोसीड्स को कैसे डिनोट करना है फॉर्मूला में, के फॉर्मूला में पी जीरो से। पी जीरो इज, जीरो स्टैंड्स फॉर जीरोथ पॉइंट ऑफ टाइम, आज के डेट का, यानी आज के डेट का। प्राइस मींस प्राइस, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस। क्लियर? समझ में आया? ये चीज डाइजेस्ट करना है अपने। अरे इसका कोई किंतु परंतु नहीं है। यहां तक सबको क्लियर है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का जो भी डिस्कशन हुआ है यहाँ इस पॉइंट तक क्लियर है? देयर इज नो डाउट, सिवाय आपको छोड़कर। माय गुडनेस ऑफ, चलो। ओके, राइट, दिस वाज वन पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को ये बताओ, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है या वैरी करता है? प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट, डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है या वैरी करता है? आप चीज को समझे नहीं। सपोज 8% प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड का रेट क्या है? 8%। तो ये वाला जो प्रेफरेंस शेयर्स है, 8% प्रेफरेंस शेयर्स, इसका डिविडेंड रेट इज 8%। क्या ये 8%, 8% ही रहेगा हर साल, या इन प्रेफरेंस शेयर्स को कभी कभी कंपनी 10%, 12%, 7%, 6% का भी डिविडेंड दे सकता है? बोलो, हर साल 8% का डिविडेंड देना है, या 8% से ऊपर या नीचे भी कोई भी डिविडेंड दे सकते हैं? 8% ही देना है। वही मैं पूछ रहा हूं, वही मैं पूछ रहा हूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड के केस में द रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर वन टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज फिक्स्ड। सपोज 8% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उसका डिविडेंड का रेट इज 8% फिक्स्ड, हर साल वही रहने वाला। 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, तो डिविडेंड रेट इज 10%, हर साल वही रहने वाला। अब कंपनी अलग अलग प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू कर सकता है। हो सकता है कंपनी ने पहले 8% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया था, फिर एक साल बाद कंपनी ने 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किया, तो 8% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट 8% ही रहने वाला है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड का रेट 10% ही रहने वाला है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट इज फिक्स्ड। ये बेसिक आइडिया समझ में आया? ओके, अब एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्या इक्विटी डिविडेंड का रेट फिक्स्ड होता है या वैरी करता है? हमेशा वैरी करता है। इक्विटी डिविडेंड के केस में डिविडेंड रेट इज नॉट प्री फिक्स्ड, इट वैरीज एवरी ईयर। डिविडेंड का रेट हर साल चेंज होता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता। मेरे को बताओ, इक्विटी डिविडेंड का रेट अगर वैरी कर रहा है, जैसा कि आप लोगों ने कहा वैरी करता है, वैरी करता है, वैरी करता है, तो वैरी किस तरीके से करता है? वैरी किस तरीके से करता है? बढ़ते रहता है, घटते रहता है, या बढ़ते घटते रहता है? चेंज होता है ना? ठीक है, दैट चेंज, दैट वेरिएशन इन द इक्विटी डिविडेंड इज कॉल्ड ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी, जैसा कि आप लोग ने कहा, ऊपर के तरफ भी हो सकता है, नीचे के तरफ भी हो सकता है। नेगेटिव ग्रोथ इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, राइट, यस और नो? बट जनरली अगर कंपनी ने इस साल 15% का डिविडेंड रेट डिक्लेयर किया है, एज अ शेयर होल्डर बन के सोचो,
सेम कंपनी से नेक्स्ट ईयर आपका डिविडेंड का एक्सपेक्टेशंस 15% से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। एज अ शेयर होल्डर ज्यादा होगा, बिकॉज एक बार आपको 15% मिल गया तो आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर 17%, 18%, 20% का डिविडेंड मिलना चाहिए। तो कंपनी को भी ये चीज पता है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर्स की है। तो कंपनी पूरा कोशिश करता है अपने शेयर होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करने का, मीट करने का, टू मीट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो कंपनी पूरा कोशिश करता है कि डिविडेंड का रेट कंसिस्टेंटली हर साल इंक्रीज 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 होते रहे। तो ग्रोथ शुड बी ऑन द पॉजिटिव साइड, बट कुछ एक केसेस में ग्रोथ कैन ऑल्सो बी नेगेटिव। समझ में आया? क्लियर? ये डिस्कशन क्लियर है ना? इससे पहले अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये फॉर्मूला से निकाले थे। इसका बेसिक आइडिया क्या है? करेक्ट, इसका बेसिक आइडिया है, दिस इज बेसिकली a rough estimate of the return on equity। जिन लोग समझ पा रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी। नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। ये बेसिकली इक्विटी डिविडेंड रेट है। हम लोग स्टार्टिंग में ये चीज बोला था ना कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है, इक्विटी डिविडेंड रेट आपने ही कहा था। तो बेसिकली एक तरीके से आपने वही चीज निकाले, ठीक है? एक तरीके से आपने वही चीज निकाले, इक्विटी डिविडेंड रेट निकाले, रेट निकाले। समझ में आया ना? तो ये जो हम लोगों ने बोर्ड में आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज बेसिकली रफली इक्विटी डिविडेंड रेट। ठीक है? समझ में आ रहा है, घुस रहा है दिमाग में? और ये जो इक्विटी डिविडेंड रेट है, ये हर साल क्या करेगा? ग्रो करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, हर साल क्या करेगा वो? ग्रो करेगा। तो ये जो फॉर्मूला हमने सीखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, जो कि एक तरीके से इक्विटी डिविडेंड रेट है, वो हर साल ग्रो करेगा। तो वो जो ग्रोथ रेट है, वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी हर साल बढ़ा देगा। वेरी गुड, दिस इज कॉल अटेंशन। हर साल बढ़ा देगा वो। तो एक सिंपल सा डिस्कशन है कि हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी में ग्रोथ रेट को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ये वही फॉर्मूला है, इसमें बस ग्रोथ रेट को ऐड कर दिए। डी स्टैंड्स फॉर इक्विटी डिविडेंड अमाउंट, which is always calculated on face value। 99% केसेस में इक्विटी डिविडेंड अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। P0 is what actually? Net proceeds. Very good, net proceeds, which is issue price minus flotation cost। इश्यू प्राइस के जगह अपने करंट मार्केट प्राइस को भी यूज कर सकते हैं। P0 का एक्चुअल मायने क्या है? जीरो मीन जरूरत पॉइंट ऑफ टाइम, आज के रेट का P स्टैंड्स फॉर प्राइस। तो D/P0 प्लस जी इज व्हाट? ग्रोथ रेट। ठीक है?
आया ये चीज? अब ये देखो, ये जो है डी बाई पी जीरो यानी 15/117, 15/117 डेसिमल में आएगा, आएगा। ग्रोथ रेट को भी अपने को किस में लेना चाहिए? डेसिमल में लेना चाहिए। हम लोग डेसिमल को डेसिमल के साथ ऐड कर सकते हैं ना। तो ये चीज अगर डेसिमल में आया है तो ग्रोथ रेट को भी डेसिमल में लेना चाहिए, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। बट अपने को कॉस्ट ऑफ इक्विटी का परसेंटेज चाहिए, तो जो डेसिमल में है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें? 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ही कैसे कैलकुलेट करना है? लिखना कुछ भी नहीं है अभी। D/P0 + G, D/P0 डेसिमल में आ रहा है, जी डेसिमल में आ रहा है, दोनों डेसिमल्स को ऐड करके आंसर वाला डेसिमल में आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी परसेंटेज में चाहिए, आया है डेसिमल में। डेसिमल में परसेंटेज, डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। ये चीज समझ में आया? क्लियर? यस नो? हाँ, कोई भी डाउट है कंसेप्ट को लेकर? पूछो, पूछो। अच्छा, ये ग्रोथ का जो रेट है ना, ये ग्रोथ का जो रेट है नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे इसने कहा। तो जैसे नेगेटिव ग्रोथ रेट है 3%, तो अपने -0.03 लेंगे। पॉसिबल है वैसा? हाँ, जैसे D/P0 -0.03। हम्म हम्म। हाँ, आपका जो डाउट है वो बेसिकली ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट वो आपके दिमाग में भी आ नहीं रहा, तो आप भूल गए हो। तो रिकैप वाला पोर्शन अपने क्लास के एंड में आराम से कर देंगे। ठीक है? आपको एक रिकैप चाहिए बिकॉज शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है ना। तो वो रिकैप वाला काम अपने करेंगे, है ना। बट कोशिश करना है 100% अटेंशन दो, फुल रिटेंशन के साथ। राइट? ओके, ये चीज क्लियर है। सो के इज इक्वल टू D/P0 + G। अच्छा, एक चीज मेरे दिमाग में आया है, ये जो D/P0 + G है, ये जो D है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सपोज आज ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ना, एकदम 100% पार्टिसिपेट करना। ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। सपोज आज मेरे को रिलायंस का एक शेयर परचेज करना है। सो द अमाउंट विच आई नीड टू पे टू परचेज वन शेयर ऑफ रिलायंस, वो इसमें से क्या है? इस फॉर्मूला में से मेरे को बताओ। P0, P0, ये ना, P0 कॉन्सेप्ट को पूरा रिफाइन कर दूंगा मैं। दैट इज P0।
मैं सब एंगल से समझा रहा हूँ, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ कंसेप्चुअल चैप्टर, और इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में आपको दो एक एडजस्टमेंट डिफरेंट मिलेंगे। आई डू नॉट से डिफिकल्ट, डिफरेंट मिलेंगे, जो कि देखा हुआ नहीं रहेगा, बट उसको आप अगर कंसेप्ट आपका बनाया हुआ है, बना हुआ कंसेप्ट है, कंसेप्ट स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप उसको आराम से मैनेज कर पाओगे। तो वही चीज कर रहा हूं मैं। ठीक है। सो मेरे को रिलायंस का अगर एक शेयर परचेस करना है, तो मेरे पॉकेट में से P0 जितना अमाउंट निकलेगा जो रिलायंस के पास आएगा। समझ में आ रहा है ना? राइट। शेयर मैंने परचेज कर लिया, अब मेरे को उस पर डिविडेंड, शेयर परचेज टू क्या, डिविडेंड कमाने के लिए, तो उस पर डिविडेंड मेरे को कब मिलेगा? हाँ, एक टाइम पीरियड बताओ। 1 ईयर, 1 ईयर, लगभग 1 साल बाद, है ना, लगभग 1 साल बाद, वेरी गुड, लगभग 1 साल बाद। समझ में आ रहा है ना? यानी कंपनी को 1 साल बाद मेरे को डिविडेंड देगा वो, है ना? तो कंपनी के लिए ये जो डी है, ध्यान से सुनना, हाँ, ये चीज समझा, कंपनी मेरे को साल भर बाद डिविडेंड देगा, मेरे को कंपनी से साल भर बाद डिविडेंड मिलेगा। तो ये जो डी है, इसको करेक्टली क्या बोले, D0 बोले या D1 बोले? D1 बोले। क्या बोले इसको? D1 बोले। रियलिटी में ऐसे ही होता है ना। आज मैंने P0 जितना अमाउंट देकर रिलायंस का शेयर्स खरीदा, साल भर बाद मेरे को रिलायंस से D1 डिविडेंड आफ्टर ईयर 1 मिलेगा, जो कि जी रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रो करेगा हर साल। चीज समझ में आ गया? जो कंपनी मेरे को देगा वही कंपनी के लिए कॉस्ट है ना, वही कंपनी के लिए कॉस्ट है ना, जो कंपनी मेरे को देगा वही कंपनी के लिए कॉस्ट है, वही कंपनी के लिए कॉस्ट है, तो वही अपने निकाल रहे। फिर से कंपनी, रिलायंस का एक शेयर खरीदने के लिए मैंने P0 दिया, उस पर रिलायंस मेरे को 1 साल बाद D1 देगा, डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, जो कि हर साल जी रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रो करेगा। रिलायंस जो मेरे को देगा वो रिलायंस के लिए कॉस्ट है, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज करेक्टली D1 by P0 प्लस जी। फिक्स कर लो दिमाग में, व्हाट इज के? के इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के इज इक्वल टू, नहीं मजा नहीं आया, D1 by P0 प्लस जी। समझ में आया? राइट, D1 by P0 प्लस जीजा जी, D1 by P0 प्लस डी, इधर में पापा इधर में दीदी और जीजा, है ना? राइट, D1 by P0 प्लस जी। ठीक है। D1 कैसे निकाले, एक सिचुएशन लेते हैं, हाँ, लिखना नहीं है, एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज D0 ₹5 पर शेयर है। D0 का मतलब क्या, कौन अच्छी तरीके से बता सकता है? और बताओ। D0, अच्छा अभी जो डिविडेंड मिला है, वही तो, पिछले साल के प्रॉफिट में अभी जो डिविडेंड मिला, ताई तो,
पिछले साल के प्रॉफिट में अभी तो डिविडेंड मिला, क्या ये D0 हम पाएगा कि मेरे को D1 मिलेगा? मेरे को तो D1 मिलेगा, बिकॉज अभी तो हम इन्वेस्ट ही किया है। इन्वेस्ट करते डिविडेंड मिल जाएगा। समझ में आया ना चीज? तो मेरे को क्या मिलेगा? D1। कंपनी मेरे को क्या देगा? D1। D0 क्या है? पिछले साल जैसे जो प्रॉफिट हुआ था उस पर अभी जो डिविडेंड दिया है कंपनी ने, दिया है कंपनी ने, दे चुका है, पास्ट टेंस। डिविडेंड विच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, दिया, देना हो चुका है, दिया जा चुका है। अभी जस्ट, अभी जस्ट एक दिन पहले, एक महीना पहले, पिछले साल के प्रॉफिट में जो डिविडेंड दे चुका है कंपनी, करेंट डिविडेंड, करेंट डिविडेंड, है ना? समझ में आ रहा है ये चीज? करेंट डिविडेंड। लास्ट डिविडेंड मतलब करंट डिविडेंड। करेंट डिविडेंड which has been declared now। सही तो? क्लियर? अच्छा, का D0 करेंट डिविडेंड है विच हैज बीन डिक्लेयर्ड, पिछले साल के प्रॉफिट में इस साल जो डिविडेंड देना हो चुका है, तो D1 को क्या बोलेंगे? व्हाट डिविडेंड? ई से वर्ड स्टार्ट होता है, यू विल नॉट से। करेंट डिविडेंड, D0 इज करेंट डिविडेंड, देन D1 को कौन सा डिविडेंड बोलेंगे? ई से स्टार्ट होता है, डैश डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। D0 is current dividend, so D1 is expected dividend। क्यों करेक्ट है? बोलो। इतना डिविडेंड एक साल बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं, उसके बेसिस पर, उसके बेसिस पर ही ना, कि 5 साल, सॉरी इस साल अगर 5 मिला है तो नेक्स्ट ईयर कुछ 5 से ज्यादा ही मिलेगा, वही चीज बोलना चाह रहा है ना? हाँ, दैट इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। सो D1 इज एक्सपेक्टेड डिविडेंड। लिखना मत, हाँ? ठीक है, ये ग्रो करेगा, ग्रोथ रेट से 10% है, ग्रोथ रेट से 10% है, तो D1 कितना होगा? कितना होगा? 5.5, 5.5। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, अग्री करना। ओहो, समझ में आ रहा है? यस और नो? सो D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। जी इज ग्रोथ रेट। यानी एक तरीके, एक ये भी चीज मैंने ऑब्जर्व किया अभी जस्ट, कि जी जो है ना, ग्रोथ रेट, उसको जिधर भी यूज करे डेसिमल्स में यूज करना। ये चीज फिक्स कर लो, माइंड में सेट कर लो। डी जिधर भी यूज करना है, हमेशा डेसिमल में यूज करना है। ठीक है, राइट? तो यानी के का फॉर्मूला अल्टीमेटली अपने क्या समझ पा रहे हैं? के इज इक्वल टू, रुक जाओ, के इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G। D1 बाई P0 डेसिमल में आएगा, जी इज ग्रोथ रेट, डेसिमल में लेना है,
डेसिमल को डेसिमल के साथ ऐड करके आंसर डेसिमल में आएगा, बट की परसेंटेज में चाहिए तो जो डेसिमल में है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। D1 is expected dividend after 1 year, which is calculated as D0 into 1 plus G. D0 is dividend declared, current dividend declared, dividend declared, current dividend. G is growth rate in decimal. P0 is net proceeds, issue price माइनस फ्लोटेशन। नेट प्रोसीड्स लिखना नहीं है, लिखना क्या है? P0 which is net proceeds minus which is net proceeds is equal to issue price minus flotation cost। और जो इश्यू प्राइस है, इश्यू प्राइस की जगह अपने करंट मार्केट प्राइस को भी यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, यही यूज करना अपने। अब एक चीज डिस्कस, ये कब समझ में आ गया? पूरा डिस्कशन हो गया क्लियर? ठीक है। हाँ, 1 ईयर का टाइम हॉराइजन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेजर करेगा ना, टाइम हॉराइजन 1 ईयर का होगा। दिस इज के बेस्ड ऑन डिविडेंड प्लस ग्रोथ। ठीक है, ये फॉर्मूला सेट हो गया दिमाग में? ठीक है, अब मेरे को बताना, अगर मेरे को हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली का मतलब क्या होता है? बोलो। इमेजिनेशन, हकीकत में होता है क्या वैसा? सोच रहे वैसा अगर हुआ तो। ठीक है, हकीकत में नहीं हो रहा है वैसा, सोच रहे अगर हुआ तो। सपोज ये के का फॉर्मूला से मेरे को ग्रोथ का नामो निशान हटा देना। सपोज के इस फॉर्मूला से मेरे को ग्रोथ का नामो निशान हटा देना, तो फॉर्मूला कैसा बनेगा? हाँ, वो आप बोल रहे हैं, आप तो मार्क्स वही मैं ढूंढ रहा कौन बोल रहा है। आई वाज लोकेटिंग, कहाँ से आवाज में, देखा सबको तो मुंह बंद है। आवाज का। इन 200 तो बाद में करते हैं हम लोग, डेसिमल्स में लेते हैं कि हमेशा डेसिमल्स में कैलकुलेट करते हैं, लास्ट में हम लोग दिखाते नहीं कि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दैट वी डू नॉट शो बाय राइटिंग। हम लोग डेसिमल में आंसर निकाला, कैलसी में 100 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है उसको लिख दिया। 100 का मल्टीप्लीकेशन अपने आंसर में नहीं दिखाते। तो आप बोल रहे कि अगर नो ग्रोथ है, तो वो सिंपली क्या क्या जी को हटा दिया। वो क्या बोल रहे हैं? अगर नो ग्रोथ है तो के इज इक्वल टू D1/P0। इज ही करेक्ट? क्या इंट्यूशन आ रहा है? गलत क्यों है? क्योंकि D1 इज इक्वल टू D0 into 1 plus G, और मेरे को जी नहीं लेना है, बिकॉज हम लोग हाइपोथेटिकली क्या सोच रहे? इट्स अ नो ग्रोथ फर्म, इट्स अ नो ग्रोथ फर्म, इट्स अ नो ग्रोथ फर्म। तो D1 भी नहीं लेना, D0 ही लेना है। क्यों? बिकॉज आज अगर D0 है तो कल भी D0 होगा, उसके बाद भी D0 होगा, उसके बाद भी D0 होगा। हर साल D0 है, बिकॉज देर इज नो ग्रोथ। ठीक है, समझ में आ रहा है? नो ग्रोथ का मतलब हर साल। कैन आई से दैट D0 is equal to D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to D4? Yes, I can say that। अब जिनको मैथ से बहुत प्यार है, मेरे को पता है नहीं, जिनको मैथ से बहुत प्यार है, इधर में 1 + 0 कर दो, तो D0 into 1 is D0।
आपने जो बोला उसी का मैं बता रहा हूं। अगर मेरे को जिद है कि नहीं हमको D1 ही लेना है, फिक्स कर लिए, तो ग्रोथ इज जीरो। 1 + 0 इज 1। 1 + 0 इज 1। 1 + 0 इज 1। तो D0 × 1 इज D0। मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो D0 × 1, D0 × 1 इज D0। इतना 1010 चल रहा है ना बोलकर, समझ में आ गया? तो नो ग्रोथ के केस में, नो ग्रोथ के केस में, हम्म, डिविडेंड प्लस नो ग्रोथ में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? K = D/P0। फिर तो 0 1 बैठाने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता, बिकॉज D0 = D1 = D2, जो भी है, is the same dividend which is paid every year because the company is not growing. So there is no growth. So D/P0. नो ग्रोथ वाला केस है ये, ग्रोथ है ही नहीं। मतलब ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ना पॉजिटिव ग्रोथ है ना नेगेटिव ग्रोथ, इट्स अ नो ग्रोथ। नहीं वैसा नहीं। नहीं। क्या? हाँ, नहीं आएगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सपोज ग्रोथ, ग्रोथ इज नेगेटिव ना, सपोज ग्रोथ इज नेगेटिव, तो 1 - G हो जाएगा, उसको D0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो D0 तो पॉजिटिव होगा ना। नेगेटिव डिविडेंड कैसे हो सकता है? ग्रोथ नेगेटिव हो सकता है, डिविडेंड कैन नॉट बी नेगेटिव। कंपनी जो है शेयर होल्डर से तो डिविडेंड नहीं ले सकता है ना। क्या मैं कंपनी और शेयर होल्डर, यू गिव मी डिविडेंड, व्हाई शैल आई गिव यू डिविडेंड? वो दिन नहीं आया अभी तक। समझ में आया? क्लियर? जो भी डाउट है पूछ लो, हाँ। अरे डी, डी ही रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। डी कैसे नेगेटिव हो सकता है? डी नेगेटिव होना मतलब कंपनी शेयर होल्डर से डिविडेंड मांग रहा है, ठीक है? तो आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? क्या लगता है ऐसा कंपनी होगा जो शेयर होल्डर से डिविडेंड मांग रहा है? समझ में आया ना? तो केई का दो फॉर्मूला डिस्कस किया है। डिविडेंड विदाउट ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है तोशु? K = D/P0। डिविडेंड विद ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है सुमित? D1/P0 + G। ठीक है? देखो, अपने जब कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, अपने जब कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, एक तो हो गया वो बंदा, वो इन्वेस्टर जो भावनाओं में आकर शेयर्स खरीदता है। भावना इन द सेंस मूवमेंट को देखकर शेयर्स खरीदता है, एक वो शेयर होल्डर हो गया। और एक शेयर होल्डर वो हो गया जो पूरा स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ देखकर शेयर में इन्वेस्ट करता है। ठीक है? समझ में आया ना? तो जो बंदा कंपनी का फाइनेंशियल्स देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहा है, वो डिविडेंड को भी देखकर ही लेगा डिसीजन कि डिविडेंड का ट्रेंड कैसा रहा है ना? डिविडेंड का ट्रेंड कैसा रहा है ओवर द पास्ट से 5 इयर्स? डिविडेंड का ट्रेंड कैसा रहा है? मेरे को एक चीज बताओ, जो डिविडेंड है, डिविडेंड को देखकर कौन से टाइप का इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता होगा? रुक जाओ। रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर
रिटेल इन्वेस्टर मतलब लाइक अस। रिटेल इन्वेस्टर या कॉर्पोरेट इन्वेस्टर? डिविडेंड को देखकर कौन डिसीजन लेता होगा इन्वेस्टमेंट का? डिविडेंड को देखकर रिटेल वाले लोग, छोटे इन्वेस्टर, कहने का मतलब है छोटे इन्वेस्टर डिविडेंड को देखकर डिसीजन लेते हैं। समझ में आ रहा है? और जो कंपनी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का देख रहा है, वो भी कंपनी का शेयर्स परचेज कर रहा है, तो क्या वो डिविडेंड को देखेगा या किसी और चीज को देखेगा? क्या चीज को देखेगा? डिविडेंड के प्लेस में क्या देखेगा वो? जो बता देगा मान जाऊंगा मैं। आई होप यू ऑल गॉट माई क्वेश्चन। जो कंपनीज मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का सोच रही है, यानी एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो जो परचेजिंग कंपनी है वो वेंडर कंपनी का डिविडेंड, डिविडेंड को तो देखकर डिसीजन नहीं लेता होगा, बिकॉज उसको डिविडेंड नहीं चाहिए। वो क्या चीज देखकर डिसीजन लेता होगा? ग्रोथ रेट तो देखेगा ही। डिविडेंड की प्लेस में क्या चीज देखता है? डिविडेंड की प्लेस में क्या चीज देखता है? डेफिनेटली नेटवर्थ देखता है, ग्रोथ देखता है, बट दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग। माय क्वेश्चन इज, जैसे रिटेल इन्वेस्टर, जो छोटा इन्वेस्टर है, स्मॉल साइज में इन्वेस्ट करता है, वो डिविडेंड, वो डिविडेंड पर शेयर देखकर इन्वेस्टमेंट लेता है। अपने आप में ही बोलते जाता है। बोलना है मतलब, पॉलिटिक्स में जाओ। ठीक है? जाएगा। नथिंग एल्स टू कमेंट। मतलब कमेंट में निकाल नहीं पा रहा हूं। तो रिटेल इन्वेस्टर डिविडेंड पर शेयर को देखकर अगर डिसीजन ले रहा है, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जिसको करना है, माय क्वेश्चन इज, वो तो डिविडेंड पर शेयर को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता नहीं होगा। तो माय क्वेश्चन इज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में जा रही हैं, जिनको, मतलब जहां पर एक कंपनी दूसरे कंपनी को परचेज कर रही है, तो इन दिस सिचुएशन जो परचेजिंग कंपनी है, वो डिविडेंड पर शेयर के प्लेस में, जगह में, अर्निंग्स पर शेयर ना, उफ, अर्निंग्स पर शेयर ना, उसको तो अर्निंग से मतलब है यार। उसको अर्निंग से मतलब है। वो बड़ा देख रहा है कि व्हाट इज अर्निंग्स पर शेयर। आप पी कौन पीएल बोला था? यही बोला था। पीएल का आउटकम क्या है? पाफेश, अर्निंग्स पर शेयर, है ना? तो अर्निंग्स पर शेयर देख कर ले। क्या लॉजिक लगाता होगा वो? अर्निंग्स पर शेयर का, ध्यान से सुनना, अर्निंग्स पर शेयर में से ही डिविडेंड को निकालकर दिया जाता है। डिविडेंड इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आउट ऑफ अर्निंग्स पर शेयर। तो अर्निंग्स पर शेयर अगर रुपीज 8 है, तो 8 में से डिविडेंड पर शेयर 5 रुपीज हैज बीन पेड आउट, डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। तो बचा कितना अर्निंग्स? रुपीज 3 पर शेयर। वो रुपीज 3 पर शेयर का जो रिटेन्ड अर्निंग्स है, क्या वो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट नहीं है? क्या वो शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट नहीं है? शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर होल्डर्स फंड में आता है। रिटेन्ड अर्निंग शेयर होल्डर्स फंड में आता है। वो भी तो शेयर होल्डर्स फंड का ही पार्ट है। यानी शेयर होल्डर को प्रॉफिट में से जो मिल चुका है, वो डिविडेंड है। जो कंपनी में रह गया, वो रिटेन्ड अर्निंग्स है, और दोनों ही शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो शेयर होल्डर्स अर्निंग्स पर शेयर, मतलब ये जो कंपनीज है, वो इन्वेस्टमेंट करते टाइम अर्निंग्स पर शेयर को भी देखकर इन्वेस्ट करती है। लॉजिकल है ना? वो देख रहा है कि कंपनी एक शेयर के लिए कितना कमा रहा है, पर शेयर कितना कमा रहा है।
डिविडेंड वो अर्निंग्स है जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और रिटेल इन्वेस्टर को क्या किस चीज से मतलब है कि मेरे हाथ में कितना है, कंपनी कितना रख लिया उससे उसको मतलब नहीं है। बट जो कंपनीज दूसरे कंपनीज को खरीद रही है, उसको क्या चीज से मतलब है कि कंपनी एक शेयर पर कितना कमा रहा है। बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग्स भी शेयर होल्डर्स फंड है, वो भी शेयर होल्डर का ही पैसा है जो कंपनी में है। तो वो इस एंगल से चीजों को इवैल्यूएट करता है, अर्निंग्स पर शेयर के एंगल से। ठीक है, राइट, समझ में आया। तो केई कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हम लोग डिविडेंड के जगह अर्निंग्स पर शेयर लें। डिविडेंड के जगह अर्निंग्स पर शेयर लें, यानी के का चार फॉर्मूला हो गया। के का चार फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड विद ग्रोथ, D1/P0 + G। डिविडेंड विदाउट ग्रोथ, सिंपल, D/P0। अर्निंग्स विद ग्रोथ, E1/P0 + G। अर्निंग्स विदाउट ग्रोथ, E/P0। कहां पर? कहां पर? हम्म। हाँ, वो डी, डिविडेंड प्लस नो ग्रोथ में जो डी है, नो ग्रोथ मतलब क्या, हर साल सेम डिविडेंड है। तो D0 = D1, याद है, G = 0, तो वही चीज है। E1 कैसे कैलकुलेट करते होंगे केशव? E0 × 1 + G। अब चीज है कि एग्जाम में क्या ज्यादा यूज होता है, एग्जाम में सबसे कम यूज होगा नो ग्रोथ वाला। मैंने बोला कम यूज होगा, मैंने ये नहीं बोला नहीं यूज होगा। कम यूज होगा नो ग्रोथ वाला। सबसे ज्यादा क्या यूज होगा? डिविडेंड विद ग्रोथ वाला। सबसे ज्यादा क्या यूज होगा? डिविडेंड विद ग्रोथ वाला। तो अपने को मेनली किस में फोकस करना है? A = D1/P0 + G। समझ में आया? अच्छा, एक 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 अपने को रैपिड फायर खेलना है। ठीक है, राइट, एक जन के साथ खेलना। कौन खेलेगा रैपिड फायर? पैसे का नहीं है ये रैपिड फायर। कौन खेलेगा? ट्राई करेगा? ठीक है, चलो। ग्रेजुएशन के बाद यू विल डू व्हाट? पॉलिटिक्स? हाँ, MBA इन पॉलिटिक्स। वो पॉलिटिक्स का सोचेगा, सेकंड है वो। MBA के साथ भी कर सकते हैं कॉलेज, अगर वैसा हो तो। ठीक है, चलो, MBA करेगा। MBA के बाद क्या चीज का जॉब करेगा? अच्छा, जॉब में कितना मिलेगा आपको? क्या लगता है MBA करने के बाद पर मंथ कितना आ जाएगा हाथ में? 80 to 90 पर एनम? पर मंथ का बोल रहा है। सपोज 80,000 पर मंथ। ठीक है, 90 नहीं ले रहे अभी। 10,000 गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है। 80,000 पर मंथ कमा रहा है। ठीक है, सिचुएशन क्या है? अगर आप ये 80,000 पर मंथ जो आप कमा रहे हो, हर महीना उतना ही खर्चा हो रहा है, उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकता ना। 80,000 पर मंथ कमा रहे हो, वो पूरा का पूरा खर्चा हो रहा है। तो आर यू ग्रोइंग फाइनेंशियली, यस और नो? क्यों?
मेरा कोई आपका कोई डैश नहीं है, हाँ। इसका कोई क्या नहीं है, सेविंग्स नहीं है। इसका कोई सेविंग्स नहीं है। इज नॉट गोइंग फाइनेंशियली। महीना का एंड में उसके पास 80,000 आता है। नेक्स्ट महीना 80,000 आने से पहले वो पहले वाले 80,000 पूरा सफा चट हो जाता है। हम लोग ये नहीं डिस्कस करें कि वो 80,000 अब कैसे कैसे स्पेंड कर रहे हैं। दैट्स वेरी प्राइवेट। ठीक है, राइट। बताना कभी फुर्सत में कि कैसे कैसे स्पेंड करोगे। तो इज नॉट ग्रोइंग फाइनेंशियली बिकॉज ही इज नॉट सेविंग्स। मतलब बेसिकली वो कोई भी अर्निंग्स को रिटेन नहीं कर रहा है, रिटेन नहीं कर रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज अगर आप सेविंग्स कर यानी ग्रो करनी, फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए आपको सेविंग्स करना है, तो ये चीज आपके दिमाग में आ गया कि नहीं भैया मेरे को फाइनेंशियली ग्रो करना है, मेरे को अपना वेल्थ वेल्थ बढ़ाना है, तो मेरे को हर महीना कुछ ना कुछ सेविंग्स करना है। सेविंग्स करके आदमी सेविंग्स करके करता क्या है, फिर उसको इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करके आपको रिटर्न्स आती हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये रिटेन कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं, और उसको साथ में वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं टू ग्रो फाइनेंशियली। मतलब वो जो सेविंग्स वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे जो रिटर्न आ रहे हैं, ध्यान से सुनना हाँ चीज को, वो हर महीना सेविंग्स कर रहे हैं, हर महीना उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से उसको रिटर्न आ रहा है। वो रिटर्न उसका क्या है, इनकम। यानी उसका इनकम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पैसिव इनकम। मतलब वो एक जगह पैसा लगाकर रख दिया है, वहां से उसको रिटर्न आते जा रहा है। तो दैट इज पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या है, जहां पर वो जॉब कर रहा है, वो उसका एक्टिव इनकम है। तो इज अर्निंग पैसिव इनकम। अपने को एक्टिव पैसिव इनकम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो जस्ट जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, वो पता भी है बहुत जन। ठीक है। तो उसका जहां पर वो हर महीना इन्वेस्ट कर रहा है वहां से उसको रिटर्न आ रहा है, तो उसका इनकम पर मंथ भी इंक्रीज हो रहा है ना। पर मंथ इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज हो जाएगा। वो बोल रहा है उसको क्यूमुलेटिव अगर मैं कर देता हूं तो इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट कर देता है, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से और इंक्रीज हो जाएगा वो। यस और नो। और वो तो हर महीना इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट का जो कैपिटल अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है। साथ में वो क्या कर रहा है, वहां से जो रिटर्न आ रहा है उसको भी री इन्वेस्ट कर रहा है। री इन्वेस्ट तभी कर रहा है जब वो सेव कर रहा है, सेविंग्स को, है ना। जब उस रिटर्न को वो खर्चा नहीं करके सेव कर रहा है। तो सेविंग्स को जब अपने इन्वेस्ट करते जाते हैं, वो रिटर्न से हमारा इनकम इंक्रीज होता है। ये चीज समझ में आया, राइट। ओके। तो आपका ग्रोथ इन इनकम कैसे हो रहा है, तो इसका ग्रोथ इन इनकम कैसे हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कैसे कर पा रहा है वो, सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहा है बोलकर उसका इनकम ग्रो कर रहा है। करेक्ट। तो सेविंग करके वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका इनकम ग्रो कर रहा है। तो ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होकर काम कर रहे हैं या ऐड होकर काम कर रहा है, ऐड या मल्टीप्लाई होकर काम कर रहे हैं ये दो फैक्टर्स ग्रोथ के लिए। क्या आ रहा है मन में, मल्टीप्लाई होकर काम कर रहा है। आप खुद सोचो ना, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। 80,000 पर मंथ कमा रहे हैं, 20,000 सेव किया, 20,000 का फिक्स डिपॉजिट करवा देता है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, एकदम सिंपल।
80,000 पर मंथ कमा रहे, 20,000 सेव किया, 20,000 का एफडी करवा दे, एकदम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट। एक सेकंड बेटा, ये बोलेगा ही बेटा। ठीक है, 20,000 का एफडी करवा दिया, एफडी पर वो इंटरेस्ट कमा रहे, इंटरेस्ट का रेट 10% है। तो 20,000 पर 10% कितना हो गया? 2,000। तो 2,000 से उसका इनकम इंक्रीज हो गया ना? यस और नो? 2,000 से उसका इनकम इंक्रीज हो गया। 2,000 अपने कैसे कैलकुलेट किए? सेविंग्स 20,000, सेविंग्स 20,000, सेविंग्स 20,000 इंटू 10% का इंटरेस्ट रेट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटेंशन, रिटेंशन इंटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, in retention into return on investment is contributing towards the growth of his income. So what, how do we measure growth? How do we measure growth? ध्यान से सुनना। How do we measure growth? Growth is equal to retention into rate of, ROI लिख देता हूं, रिटर्न ऑन, रिटेंशन रेशियो लेते हैं। रेशियो क्यों? दिस इज परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स विच इज retained, saved and is invested. Ratio means percentage of earnings which is retained, saved and invested at return on investment rate of return. बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? बोलो। ए माँ, ए बाबा। आयुष में तो सर कहाँ छिपने का जगह है? फिट नहीं होगा कहीं पर भी वो। बोलो, बताओ उसको, कोई बताओ उसको, हेल्प करो। क्या समझ गया कि डाउट नहीं पूछना आगे से क्लास में? बोलो, क्या समझा आप बताओ। रिटेंशन रेशियो का मतलब है, सपोज रिटेंशन रेशियो इज 20%, it means 20% of the earnings is retained, that is saved and invested in the business. आपने सुने होंगे ना, प्लाउइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी जो प्रॉफिट कमाता है उसको कंपनी खुद के बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देता है। तो जितना परसेंटेज ऑफ अर्निंग्स वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज रिटेंशन रेशियो। इन्वेस्ट तो तभी करेगा ना जब वो रिटेन करेगा। रिटेन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? रिटेन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जो कंपनी अर्निंग्स कमाता है, जो कंपनी अर्निंग्स कमाता है उसका कंपनी दो चीज कर सकता है, या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है डिविडेंड, या रिटेन कर सकता है। समझ में आया? ये सम्स करेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। ठीक है, अभी के लिए अपने क्या समझे कि ग्रोथ रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं? ग्रोथ रेट कैसे डिटरमाइन करते हैं? रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटेंशन रेशियो को कैसे डिनोट करते हैं? बी से, स्मॉल बी। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आर से। ROI से नहीं, आर से। समझ में आया? सपोज अगर रिटेंशन रेशियो, क्या हुआ? रिटेंशन रेशियो सपोज अगर 20% है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है,
तो ग्रोथ रेट कितना होगा? 20% इंटू 10%, रिटेंशन रेशियो इंटू रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 20% को कैसे लिखते हैं? 0.2, 0.1, 0.2 इंटू 0.1 इज विच इज 2%। ये 2% अपने को निकालना है, बिकॉज अपने को तो ग्रोथ हर जगह डेसिमल्स में यूज करना। ग्रोथ को अगर डेसिमल्स में यूज करना है तो बी और आर भी हमेशा डेसिमल में ही लेंगे ना। क्या हुआ? देखो एक चीज, अगर अर्निंग्स पर शेयर ₹20 है, रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 30%, तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? सोच के बताऊं। अर्निंग्स पर शेयर अगर ₹20 है, नहीं समझा? अर्निंग्स पर शेयर 20 है, रिटेंशन रेशियो इज 30%, यानी कंपनी ने एक शेयर पर ₹20 कमाया और रिटेन कितना करके रख लिया? 30%। 20 का 30% कितना है? ₹6 रिटेन कर लिया। अर्निंग्स का कंपनी क्या कर सकता है? या तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एज डिविडेंड, या तो रिटेन कर सकता है। रिटेन कितना किया? ₹6। तो बाकी ₹14 हैज बिन डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। रिटेंशन रेशियो 30% है, तो पे आउट रेशियो कितना है? 70%। ये पोएम क्लियर हो गया? यानी 20 का 70% हैज बीन पेड आउट एज डिविडेंड। रिटेंशन रेशियो अगर 30% है, यानी पे आउट रेशियो इज 70%, यानी ईपीएस का 70% हैज बीन पेड आउट एज डिविडेंड। रिटेंशन रेशियो अगर 40% है, तो पे आउट रेशियो इज, पे आउट रेशियो अगर 80% है, तो रिटेंशन रेशियो इज। ये चीज क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो इससे अपने को रिटेंशन मतलब एक ही चीज से अपने को डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा और रिटेंशन रेशियो मिल जाएगा। रिटेंशन रेशियो हमें को डेसिमल में लेना है, बिकॉज वो अपने ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, और ग्रोथ रेट हर जगह डेसिमल में यूज होता है। समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? देर इज नो डाउट। हमने आज कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है। ऑल द फॉर्मूलाज एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड। ठीक है, इसका बोर्ड वर्क मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपको उस बोर्ड वर्क से लिखना कुछ भी नहीं है। लिखने वाला काम, प्रैक्टिस वाला काम नेक्स्ट क्लास करेंगे। अपने प्रैक्टिस क्या करना है? एग्जाम्पल्स करना है, इस पर बेस नेक्स्ट क्लास करेंगे। बट आपको नेक्स्ट क्लास रिवाइज करके आना है। ठीक है? राइट। डन। जिन लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, समझ में आज का डिस्कशन क्लियर है? चलो। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।